नमस्कार दोस्तों। तो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो उसका ही हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल सेट। ये फिजिक्स का मॉडल सेट है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, तो इसका चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। लॉरेंज बल क्या होता है, तो देख लीजिए, यहाँ पर लॉरेंज बल का परिभाषा पूछ रहा था। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन था। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, तो देख लीजिए लॉरेंज बल जो होता है उसको अभी हम लोग परिभाषित करेंगे। देख लीजिए, यदि कोई आवेशित कण किसी स्थान पर स्थित हो, यदि कोई आवेशित कण है, अगर कहीं पर वो स्थित रहता है एवं उस स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र हो, और उस जगह पर विद्युत क्षेत्र हो और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, यानी कि जब कोई आवेशित कण रहता है उसके जगह, यानी कि उसके साथ अगर विद्युत क्षेत्र हो और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों रहता है, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। तो देख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। देख लीजिए, ये सदिश जो होता है उसको हम लोग एरो से सूचित करते हैं। एरो से हम लोग उसको सूचित करते हैं। देख लीजिए, एफ यानी फोर्स पर एरो है, यानी ये सदिश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखे। विद्युत द्विध्रुव क्या है उसका परिभाषा लिखने के लिए पूछ रहा है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आवेशों, 2 नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखे। तो उसका परिभाषा होता है आवेशों का वैसा निकाय या समूह, आवेशों का वैसा निकाय या समूह जिसमें 2 आवेश, आवेशों का वैसा निकाय जिसमें 2 आवेश जिनके मान समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो। उसका मान तो समान होगा लेकिन प्रकृति जो होगा वो अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा। एक का अगर प्लस है तो दूसरे का माइनस होगा, ना कि दोनों का प्लस ही होगा, ठीक है। तो प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो तथा इन आवेशों के बीच की दूरी, तथा इन जो आवेश रहता है उसके बीच की दूरी यदि सो अल्प हो, यदि सो अल्प हो। सो अल्प मतलब होता है बहुत ही छोटा। सो अल्प हम लोग कहते हैं जिसको शून्य के बराबर हम लोग कहते हैं, सो अल्प, ठीक है। सो अल्प यानी बहुत ही छोटा यानी कम। तो सो अल्प हो तब आवेश के ऐसे निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आवेशों का वैसा निकाय जिसमें 2 आवेश जिनके मान समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो तथा इन आवेशों के बीच की दूरी यदि सो अल्प हो तब आवेश के ऐसे निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर द्विध्रुव देख लीजिए, द्विध्रुव बराबर होता है, यानी कि P से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पर होता है P बराबर 2QL। यहाँ पर देख लीजिए 2L जो है वही है सो अल्प दूरी, और ये प्लस
क्यू है और ये माइनस क्यू है, और यहाँ पर स्वअल्प दूरी ये दोनों के बीच 2L है, यानी कि बहुत ही छोटा है। 2L को हम लोग बहुत ही छोटा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कह रहा है एसआई मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को समझाएं। एसआई मात्रक भी लिखना है और संधारित्र की धारिता क्या होता है उसको भी लिखना है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें एवं उसका एसआई मात्रक लिखने के लिए बोला गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है किसी चालक पदार्थ के अंदर, किसी चालक पदार्थ के अंदर आवेशों के संरक्षित रखने के कुल, एक बार फिर से बोल देता हूँ, किसी चालक पदार्थ के अंदर आवेशों के संरक्षित रखने की कुल क्षमता को उस चालक पदार्थ का धारिता कहते हैं, यानी संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक वो फैराड होता है। यहाँ पर देख लीजिए फैराड होता है, और उसको हम लोग सूचित करते हैं एफ से। फैराड को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए प्रतिरोधकता क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसका दूसरा नाम है। तो हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को। कह रहा है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कह रहा है एसआई मात्रक के साथ विद्युत वाहक बल को समझाए। एसआई मात्रक भी लिखना है और विद्युत वाहक बल क्या होता है उसको भी लिखना है। तो देख लीजिए विद्युत वाहक बल क्या होता है और उसका एसआई मात्रक। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो देख लीजिए कह रहा है विद्युत वाहक बल यानी किसी चालक या तार में से जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के लिए जो बल लगाता है, यानी किसी चालक से या तार में से इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है और उसमें जो प्रवाहित होने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, किसी चालक या तार में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के लिए जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, वोल्ट होता है उसका एसआई मात्रक, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आप लोगों का, देख लीजिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप लोग क्या समझते हैं ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देख लीजिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप लोग क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर वैसा प्रतिरोध जिसमें कलर कोड के माध्यम से प्रतिरोधों का मान छुपा हुआ रहता हो कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। वैसा प्रतिरोध जिसमें कलर कोड के माध्यम से प्रतिरोधों का मान छुपा हुआ हो कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का कह रहा है अन्योन प्रेरण से आप लोग क्या समझते हैं। अन्योन प्रेरण क्वेश्चन नंबर 7,
अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए अन्योन प्रेरण को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए अन्योन प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन प्रेरण एक ऐसी घटना है, अन्योन प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें प्रेरकत्व या कुंडली में प्रेरित धारा किसी अन्य दूसरे कुंडली के मदद से, किसी अन्य कुंडली के मदद से प्रवाहित होता है। तो इस घटना को ही हम लोग अन्योन प्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अन्योन प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें प्रेरकत्व या कुंडली में प्रेरित धारा किसी अन्य दूसरे कुंडली के मदद से प्रवाहित हो, तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैं अच्छे से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। टाइम कितना हुआ है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन बार, देख लीजिए यहाँ पर 1:25 हो रहा है, यानी 1:30 बज रहा है रात को। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है चोक कुंडली को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चोक कुंडली को समझाएं। चोक कुंडली क्या होता है? तो चलिए चोक कुंडली हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो चोक कुंडली जो होता है, देख लीजिए ऐसी चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, देख लीजिए ऐसी युक्ति जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के, बिना ऊर्जा खपत किए धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उससे ही हम लोग चोक कुंडली कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है, तो हम लोग अभी 10 क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो चलिए अपवर्तनांक क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है ये आप लोग 9th 10th और 11th में पढ़े होंगे। अपवर्तनांक मेनली रूप से आप लोग 10th में पढ़े होंगे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए अपवर्तनांक क्या होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको हम लोग ये जो है इसको हम लोग म्यू कहते हैं, और म्यू बराबर होता है sin I बटे sin R। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, 2 में 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और ये 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निकट दृष्टि दोष के कारण को लिखने के लिए, निकट दृष्टि दोष के कारण को लिखना है हमें। तो चलिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसके कारण को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 में मिल जाएगा। तो इसका कारण लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो उसका हम लोग कारण देख लेते हैं क्या होता है। कारण नंबर 1, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना। नेत्र गोलक का आकार जब बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और दूसरा में लिखना है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का मान घट जाना। तो चलिए इस प्रकार आप लोगों का 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। अब 15 मार्क्स यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ के नियमों को लिखें। किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज से संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। किरचॉफ का नियम लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या कहता है और क्या है। तो देख लीजिए किरचॉफ का नियम, ये क्वेश्चन नंबर 21 का है। तो कह रहा है किरचॉफ विद्युत परिपथ संबंधी लंबे अध्ययन के बाद दो नियमों का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार उन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया। किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। पहला नियम यानी संधि का नियम है और दूसरा नियम बाद में बताएंगे। पहले हम लोग संधि नियम देख लेते हैं और दूसरा नियम है आप लोगों का बंद पास का नियम। तो चलिए पहले हम संधि नियम देख लेते हैं। संधि नियम कह रहा है संधि के अनुसार, यानी संधि नियम था तो संधि के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त आने वाली और जाने वाली धाराओं का कुल योग शून्य होता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। संधि के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त आने वाली और जाने वाली धाराओं का कुल योग शून्य होता है। यानी हम लोग दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है आने वाली धाराओं का कुल योग और जाने वाली धाराओं का कुल योग शून्य होती है। देख लीजिए आने वाली कुल धाराओं का योग और जाने वाले कुल धाराओं का योग के बराबर होते हैं। बात एक ही है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बंद पास का नियम। देख लीजिए यहाँ पर बंद पास का नियम है, ये दूसरा नियम है। ये क्या होता है देख लीजिए, जब विद्युत परिपथ बंद हो, जब विद्युत परिपथ बंद हो तब परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध, एक मिनट, हो गया, संगत प्रतिरोध का गुणनफल कुल योग परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ। जब विद्युत परिपथ बंद हो तब परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल कुल योग परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं I2R2 प्लस I1R1 बराबर E1 प्लस E2। देख लीजिए यहाँ पर चित्र, इस चित्र को देख लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका संतुलन देख लेते हैं और इसका संतुलन हम लोग देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज भी कह रहा था, तो इसको हम लोग सिर्फ परिभाषा से ही लिख देंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए कैसे लिखना है देख लेते हैं। लिखना है व्हीटस्टोन सेतु यानी ब्रिज एक विद्युतीय परिपथ है। व्हीटस्टोन सेतु वर्गाकार परिपथ में वर्ग के संगत भुजाओं पर लगे प्रतिरोध जैसा परिपथ होता है। दो संगत भुजाओं पर लगे प्रतिरोध का अनुपात दूसरे दो संगत भुजा पर लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तब विकर्ण के अनुदिश लगे प्रतिरोध या गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य होती है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर ये चित्र, और यहाँ पर देख लीजिए P/R बराबर Q/S बराबर IG बराबर 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत तीव्रता का
व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए विद्युत तीव्रता का हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझने के लिए आपको इसका अक्षीय स्थिति में देख लेना होगा वीडियो। अक्षीय स्थिति, उसके बाद आप लोगों को ये समझ में आएगा अक्षीय स्थिति क्या होता है और निरक्षीय स्थिति क्या होता है। उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट खोलकर। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर आ जाता है K2E बराबर K2P बराबर E बराबर K2P बटे RQ। ये है आपका अक्षीय स्थिति में व्यंजक। और ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपका है निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में जो निकलता है इसका व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो निकलता है आपका E बराबर KP बटे RQ। ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों निकल गया। तो अब बात आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में, यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थिति मतलब होता है किसी भी बिंदु पर, आपका क्वेश्चन ऐसे ही था, तो उसका तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक किसी भी बिंदु पर एक ले लिए यहाँ पर P यानी E2। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर आएगा, ये अगर इस तरफ हम लोग झुकाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा K2P बटे RQ cos थीटा। E1 बराबर हो जाएगा K2P बटे RQ cos थीटा। इसका मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। आप लोग जाकर देख लीजिए उसको, तब ये आप लोगों को समझ में आएगा, या डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो देख लीजिए, ये हमारा माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ये आप लोगों को वहीं पर समझ में आएगा ये क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब होता है E बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से सूचित करते हैं। तो E बराबर होता है रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। E1 कॉस, यहाँ तक देख लीजिए। अब देख लीजिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB 2AB। मान के चलो कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है। हम ऐसे ही बोल दिए, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है और वो हम गलत बता दिए थे। तो देख लीजिए यहाँ पर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, अगर हम लोग कॉस थीटा का मान 90 डिग्री था, वहाँ पर लंबवत था ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, cos 90 का मान तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हट गया, तो बच गया हमारा E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो E1 का मान हम लोग बता दिए थे। E1 जो है, E1 का मान निकला था K2P बटे RQ cos थीटा, और E2 जो है उसका मान था KP बटे RQ sin थीटा, यानी कि cos थीटा माइनस 90 डिग्री था, तो वहाँ पर हो गया वो sin थीटा। तो sin थीटा जब हो गया तो उसके आगे देख लीजिए, ये KP बटे RQ, यहाँ पर 2 को अभी शांत करके रख दीजिए, KP बटे RQ, और ये भी KP बटे RQ, दोनों में से ये कॉमन आ गया। हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लिए इसको, और उसके बाद जो हमारा बच गया वो बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है।
4 यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे अब देख लेते हैं हम लोग। उसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है आपका ये ई बराबर के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। निरक्षीय स्थिति में छड़ चुंबक कह रहा है, यानी छड़ चुंबक या कहो तो विद्युत द्विध्रुव दोनों सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर संकेत सिर्फ चेंज हो जाता है। तो चलिए 26 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग 26 का हल करेंगे, यहाँ पर उसका फॉर्म व्यंजक निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में बोला जा रहा था, तो ये देख लीजिए आपका, तो ये अक्षीय स्थिति में हो गया और ये निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति अब देख लीजिए यहाँ पर आपका ये आर का मान है, यहाँ पर आर होगा, ठीक है। यहाँ पर आर है और यहाँ पर 2L है, और तो इधर भी L हो जाएगा और इधर भी L हो जाएगा। 2L है तो L इधर 2L हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पर लंब और आधार दे दिया गया है, लंब और आधार दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर कर्ण निकाल लिए हैं। कर्ण आ गया है हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आप लोगों को डायरेक्ट पूरे अच्छे से बता दिया हूँ, आप लोग वो देख लीजिए, पूरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, और ये है नॉर्थ, ये है साउथ पोल, ये M1 है और ये M2 है, और ये अल्प दूरी 2L है, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग अब देखेंगे N ध्रुव के कारण, N ध्रुव के कारण यानी B1, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक निकाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर होता है एक फॉर्मूला कि Q बटे R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मदद से हम लोग निकालते हैं कि Q बटे R स्क्वायर, एक फार्मूला निकलता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो हो गया कि Q बटे R स्क्वायर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहीं पर हो जाएगा आपका Km बटे R स्क्वायर। सिर्फ Q के जगह पर यहाँ पर आपका M आ जाएगा और वो R स्क्वायर सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए N ध्रुव के कारण, तो Km बटे R स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम लोग कर्ण क्या निकाल चुके हैं, ये कर्ण दे दिए। तो देख लीजिए रूट और ये स्क्वायर, R स्क्वायर था तो R स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं Km बटे R स्क्वायर। अब मान बैठा लो, Km और रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो रूट और स्क्वायर कट गया, तो हमारा ये आ गया Km बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब देखते हैं S ध्रुव के कारण, सेम वैसे ही S ध्रुव का भी होगा। S ध्रुव के कारण सेम उसको ही हम लोग वैसे ही किए, सेम वैसे ही किए, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। उसके बाद आप लोगों को करना है B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पर B1 का मान रखना है और B2 का मान रखना है। B1 का मान निकला था, यहाँ पर ऐसे होगा Km बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर cos थीटा हो गया। और B2 का भी मान निकला था Km बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ऐसे ही यहाँ पर मान बैठा दिया, cos थीटा तो cos थीटा हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों सेम है, तो एक ही मान के चलो, ये एक है और ये एक है, दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा, दोनों जोड़ गया, तो यहाँ पर हो गया 2Km cos थीटा रूट बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों जोड़ दिए तो हो गया 1 और 1, दोनों 2 हो गया,
अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग जोड़ दिए तो इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ दिए तो इतना आ गया, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 2 के m/r² प्लस l² cos थीटा लिख दिए। अब उसके बाद सेम वैसे ही हम लोग इसको लिख दिए। यहाँ पर जो था 2 के m/r² प्लस l², यहाँ पर हम सेम ऐसे ही उतार दिए इसके स्थान पर। अब देखो यहाँ पर cos थीटा बच गया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा था L, जैसे मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, ऐसे था, ये था 2L और ये था R और ये था कर्ण। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा आधार जो था वो L था, तो हम लोग आधार के जगह पर L ले लिए और कर्ण हमारा निकला था ये, तो कर्ण के जगह पर हम लोग कर्ण का मान दे दिए। तो अब देख लीजिए उसके आगे क्या होगा, तो 2 के m l तो गुना हो जाएगा, तो 2 के m l यहाँ पर दिया गया है। अब उसके बाद देख लीजिए ये बटा में जो बच गया उसको हम लोग देखते हैं। उसको तो इसको जो है उसको हम लोग सेम ऐसे उतार दिए इसी जगह पर। अब देखो यहाँ नहीं कुछ तो एक हम लोग लिख सकते हैं, इसके पावर में एक लिख सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे अगर कोई चीज़ यानी कोई r² प्लस l² है, ये मान के चलो ये, और इसको हम लोग रूट से निकालते हैं तो इस पर हम लोग हाफ यानी r² प्लस l² 1/2 हम लोग लिख लेते हैं रूट के बदले। रूट के बदले हम लोग क्या लिख लेते हैं 1/2, ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सेम ही होता है। तो उसके बदले में रूट के बदले में हम लोग लिख लिए 1/2। 1/2 लिखने के बाद देख लीजिए एक ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर जुट जाएगा 1 + 1/2। आप लोग यहाँ पर अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3/2। 3/2 तो सेम ऊपर में जो था सेम यहीं पर लिख दिए, ऊपर वाला सेम। और यहाँ पर जो जुट गया यानी कि भिन्न का जोड़ जो हो गया 1 + 1/2 का, तो निकल गया वो हमारा 3/2। तो r² प्लस l² पर पावर 3/2 हम लोग दे दिए। उसके बाद देख लो L का मान लगभग शून्य मानना है। L का मान जो होगा वो लगभग शून्य मान लेना है आप लोगों को। L का मान शून्य मान लेते हैं तो L पूरे 0 हो गया, L 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया हमारा 2 के m l/r² और यहाँ पर बच गया था 3/2। अब देखो ये 2 और ये 2 और ये 2 कट गया, तो बच क्या गया 2 के m l पर पावर r³। तो यहाँ पर जो बच गया वो, अब देखिए P बराबर हम बताए थे द्विध्रुव, ये क्वेश्चन भी आ गया था 2ql। 2ql के बदले यहाँ पर है 2ql, 2kl है, तो यहाँ पर हम लोग k के बदले में 2ml के बदले में बड़ा m ले लिए हैं और k है तो k 2ql 2ml दोनों सेम है। 2ql या 2ml के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ql रहता तो हम लोग p लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2ml है तो इसके बदले में हम लोग बड़ा वाला m लिखेंगे, तो km/r³। यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए आज भर के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली 7:30 बजे रात को क्विज होता है और सुबह 11 बजे क्विज।